अब हम लोग इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर चलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि वह है इस पाठ का सारांश। इसको ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन आंसर ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस पाठ का सारांश हम लोग चलते हैं। जूठन आत्मकथा जो यहाँ दी गई है, जूठन एक अच्छी खासी किताब है 150 पन्ने की। उसमें लेखक के जीवन की घटी हुई 3 घटनाओं को आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो उन्हीं 3 घटनाओं का सार मैं आपको बतला देता हूं कि जूठन में जो पहला दृश्य है, जो पहली घटना जिसका वर्णन किया गया है, वह है स्कूल में लेखक के पढ़ाई का वर्णन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बालक जो है, जूठन आत्मकथा के लेखक बालक ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ने जाते हैं स्कूल में। वहाँ के जो हेड मास्टर होते हैं, मास्टर कलीराम नाम है उनका, वो बालक को पढ़ने के बजाय, यही जूठन के लेखक जो हैं इनको पढ़ने देने के बजाय, क्लास में बैठने के बजाय क्या करते हैं, इनको कहते हैं कि जाओ पेड़ है, पेड़ से तोड़ो पत्ता वगैरह, झाड़ू बनाओ और पूरा मैदान साफ करो और जो है पूरा विद्यालय चमकाओ। लेखक जो है, बालक जो है उस समय रहता है, वो क्या करता है, यही काम पूरे दिन भर करता है। वह जो लेखक जो है मुंशी जी के नाम से अपने घर परिवार में वो जाना जाता था, बहुत लाड़ प्यार उसको मिलता था, प्यार मिलता था, कभी जीवन में ये काम किया नहीं था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। दूसरे दिन भी जाता है। ठीक है, जूठन आत्मकथा का पहला वाला जो सीन है, पहली जो घटना का वर्णन है उसमें, दूसरे दिन भी उसके साथ यही होता है। ठीक है, तीसरे दिन क्या होता है कि वो जाके धीरे से कोने में जाके बैठ जाता है पढ़ने के लिए स्कूल में, विद्यालय में। मास्टर कलीराम उसको खोज रहे होते हैं और देखते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, अबे चूहड़े के कहाँ है। चूहड़ा जाति है कि मतलब कहाँ बैठा हुआ है। उसी में से एक बालक जो है ऊंची जाति का, वो चिल्ला के बोलता है, इधर छिपा बैठा है मास्टर साहब। ठीक है, इधर छिपा बैठा है। मास्टर साहब, हेड मास्टर कलीराम उसको पकड़ कर ले जाते हैं गर्दनिया के और फिर से कहते हैं, जाओ झाड़ू लगाओ। इस दिन क्या होता है कि जो लेखक हैं, बालक लेखक जो है, जब बालक था वो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो उसके पापा, उनके पिताजी जा रहे होते हैं, वही छोटन जी जा रहे होते हैं, देख लेते हैं, उसके पास जाते हैं, पूछते हैं कि ये क्या है, जो भी अभी मैंने बताया कि बचपन में उनका नाम था। बहुत प्यार से उससे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तुमको पढ़ने भेजें, तू बेटा झाड़ू मार रहा है। लेखक कुछ बोल नहीं पाता है, बस डबडबाई आंखों से, भरी आंखों से चुपचाप रह जाता है, रोने लगता है। लेखक के पिता जो हैं छोटन जी, देखिए नाम छोटन है, लेकिन पिता अपने पुत्र के लिए देखिए कितना कुछ करता है। लेखक स्वयं उसको बहुत ही मार्मिक तरीके से याद करता है। लेखक का पिता को समझते देर न लगी कि वस्तु स्थिति क्या है। वह तुरंत चिल्लाते हैं, बहुत जोर से गरजते हैं, बोलते हैं, कौन है वो द्रोणाचार्य जो मेरे बेटे से, मेरी जाकत से झाड़ू लगवा रहा है। ठीक है, कलीराम हेडमास्टर आता है। वो हेडमास्टर ऐसा दुष्ट था कि उससे सब कोई थरथर कांपता था। लेखक कहता है कि हमेशा कमान की तरह झुके रहने वाली मेरे पिता की रीढ़, यानी उनके पिता इतने विनम्र थे, हर जगह झुके रहते थे। गांव में भी आप देखिएगा, गरीब गुरबा जो होता है, क्या है, हमेशा झुका रहता है। मैं जब छोटा भी था तो मैं देखता था, गांव में कभी कभी जाता था, 50 या बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं प्रणाम करते थे। तो हमेशा झुके रहने वाले मेरे पिता जो हैं, कमान की तरह झुके रहने वाले जो हैं, उस दिन क्या है, वो तन के खड़े थे और वो कलीराम से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कलीराम गालियाँ देता है, ये भी गाली देते हैं। ठीक है, तो लेखक के पहले दृश्य में क्या है, स्कूल जाने के अनुभव का आपको वर्णन है। ठीक है, दूसरा जो दृश्य आता है, दूसरी जो घटना जिसका वर्णन है, और इसी के आधार पर जो है इस आत्मकथा का नाम जूठन पड़ा था। इसमें लेखक जो है अपने पैतृक कार्य का वर्णन करता है। पैतृक कार्य इसका क्या है, साफ सफाई। साफ सफाई इसके घर के लोग करते हैं। घर की महिलाएं साफ सफाई का काम करती थी। तगा एक जाति है और समाज के बड़े जो लोग हैं उनके यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। इनकी माता, इनकी भाभी, सभी कोई। और कहाँ करते थे, घर के अंदर आंगन का करते थे, उनके बैठक का करते थे, और उनके जो पशु हैं उनके मल मूत्र की सफाई करते थे। और बदले में इनको क्या मिलता था, प्रत्येक पशु साल में 2.5 किलो अनाज, 2.5 किलो अनाज इनको साल भर में। एक पशु है तो उसका पूरा ये किए, मान ले किसी के यहाँ 10 पशु है तो साल भर में 25 किलो अनाज, यानी प्रत्येक पशु साल भर में 2.5 किलो अनाज इस पूरे साफ सफाई के बदले में इनको मिलता था।
और जो दूसरी चीज़ जो मिलती थी, सोच लीजिए समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसके साथ हम सबका व्यवहार कितना पाशविक है। हम लोग मतलब उनको क्या मिलता था? जूठन मिलता था। जो खाना वाना खाते थे बड़े साहब लोग, जो बड़े घर के लोग थे, और बदले में जो है पत्तल वगैरह फेंक देते थे, उसमें जूठन मिलता था, वो उनको बदले में दिया जाता था। तो इसका भी बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। शादी ब्याह के अवसर पर क्या होता था कि आप लोग देखते हैं पंगत लगती है। अब तो खैर बुफे सिस्टम आ गया, थाली आ गई, पहले पंगत लगती थी, उसी में पत्तल पे खाना दिया जाता था। तो वो पत्तल में जो कोई लोगों ने काफ़ी कुछ छोड़ दिया, वो जो है जमा हो जाता था किसमें? टोकरे में। और वो टोकरे में उसको बाहर जो है, ये जो चूहड़ी जाति के जो लोग थे, लेखक की जाति के लोग जो थे, लेखक का परिवार जो है, उसके लिए इंतज़ार में बैठा रहता था, ठीक है। और उसको क्या है कि उसी से जो है बीन के, कहीं मिठाई का टुकड़ा इत्यादि मिल गया उसी जूठन में, तो बहुत खुश हो जाते थे। सब्जी वगैरह कोई छोड़ दिया तो बहुत खुश हो जाते थे, और उसी से बीन के ले जाते थे घर पे, और क्या करते थे। और फिर उस पूरी प्रक्रिया का लेखक वर्णन करता है कि उसके बाद हम लोग उसको कैसे क्या करते थे। उसको सुखा करके ये लोग खाते थे। सुखाने के वक्त लेखक बतलाता है कि कैसे वो एक छड़ी लेकर बैठा रहता था। कुत्ता और कौवा सब जो है जब सुखा रहे होते थे तो खाने पर टूट पड़ने के लिए तैयार रहता था। ये छड़ी लेकर बैठा, उनको भगाते रहते थे, ठीक है। सूख जाता था, फिर उसी चीज़ को बरसात के दिनों में पानी में बोर कर नमक के साथ खाते थे, ठीक है। इसमें इस घटना का वर्णन किया गया है। हालांकि इसमें और भी आगे घटनाएं हैं जिसका वर्णन ही नहीं है, तो उसकी चर्चा करना बेकार है, जब चूँकि आत्मकथा मैंने पूरी पढ़ी है। तो इसी के आधार पर इसका नाम जो है, इस पूरी की पूरी आत्मकथा का नाम जूठन पड़ता है। तो यह दूसरी जीवन का जो लेखक के जीवन की दूसरी घटना का वर्णन है, जूठन वाला। तीसरी जो घटना है जिसका वर्णन किया गया है, वह है मरे हुए पशुओं का चमड़ा उतारना। लेखक इसका वर्णन करता है। वो पूरे विस्तार से बतलाता है कि किसी का पशु है, जैसे कि मान लिया कि कोई व्यक्ति है, जैसे लेखक किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ काम करता है, लेखक के परिवार वाला, ठीक है। तो उसके यहाँ अगर कोई पशु मर जाता है तो फ्री में उनका जाके इसको, मान लीजिए जो व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है ना, जैसे ये इसके यहाँ काम कर रहा है, इसके यहाँ का कोई जानवर मर गया, तो इसका काम था कि ये जाके उसके जानवर को उठाए। ये मालिक जो होता था, इन लोग को बार बार आके हड़काता था, ये जल्दी उठाओ, मर रहा है, बदबू दे रहा है, और ये मालिक बदले में इनको कुछ भी नहीं देता था। तो फिर इनको मिलता क्या था? सिर्फ और सिर्फ वो खाल जो उतारते थे वो मिलता था। तो खाल उतारने की पूरी प्रक्रिया का लेखक यहाँ वर्णन कर रहा है, ठीक है, कि कैसे जो है 4 लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था, क्योंकि जानवर भारी होता था। आगे से उसका जानवर का दोनों पैर बांधा जाता था, पीछे से बांधा जाता था, ठीक है, और उसमें डंडा लगा के उसको 4 लोग उठा के ले जाते थे। ये जो 4 लोग हैं इन वो भी पैसा लेते थे, ठीक है। फिर उसके खाल को किस तरह से उतार के रखा जाता था, नमक लगा के सुखाया जाता था, वरना अगर एक दिन भी की देर होती थी तो क्या होता था कि वो खराब हो जाता था। इसका वर्णन उन्होंने किया कि खराब हो जाता था। तो लाइन कट गया बच्चों, अंधेरा हो गया, लेकिन ठीक है, मैं बोलूँगा, मुझे उम्मीद है आपको नज़र आएगा, आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो खाल उतारने का विस्तार से वर्णन करता था, और खाल अगर कहीं कट फट गई तो क्या होता था कि जो खरीदने वाला है वो खरीदता नहीं था। इसका वर्णन किया है। इसके पूर्व लेखक ने जो है संक्षेप में अपनी परिवार की गरीबी और अपनी गरीबी का वर्णन किया है, और बताया है कि कैसे उसको किताब नहीं होती थी, कैसे उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था। उसमें बहुत संक्षेप में दिया है। पूरी जो आत्मकथा है उसमें तो बहुत ही विस्तार से बतलाया है। एक ही कपड़ा होता था, उसी को रंग के किसी तरह से पहनते थे, स्कूल ड्रेस बना के पहनते थे। खैर, लेकिन हमको बेटा लोग जो है इसका सारांश ही देखना है, केवल जितना दिया हुआ है। अपनी गरीबी का वर्णन किया, फिर पशुओं के खाल उतारने का वर्णन किया, फिर लेखक अपने जीवन से जुड़ी एक घटना का वर्णन करता है। और वो जीवन से जुड़ी घटना क्या है? एक दिन उसका भाई जनेश्वर या जो भी नाम है, उसके पिता कहीं रिश्तेदारी में गए थे। ये लोग जिनके यहाँ काम करते थे, ब्रह्मदेव तगा या जो भी नाम है, उनका कोई एक पशु मर गया। वहाँ के तकाजा करने लगा, घर में कोई था नहीं। लेखक की माँ जो है, न चाहते हुए भी लेखक जो स्कूल में उस समय पढ़ रहा होता है उसको बुलावा भेजती है कि आओ बेटा इसका खाल उतारना है। लेखक की माँ इसके पहले उसके चाचा से बात कर चुकी होती है। उसका चाचा तैयार होता है कि ठीक है खाल उतार देंगे, क्योंकि अगर जल्दी से खाल ना उतारा गया तो चील जो हैं या कुत्ते जो हैं वो खाल बिगाड़ देते थे। फिर तो आपको सब कुछ फ्री में ही करना, 10-15 रुपये भी नहीं मिलता था। लेखक बोलता है कि मेरी माँ की इच्छा नहीं थी कि मैं यह काम करूँ, लेकिन जो इस काम से मिलने वाला 10-15 रुपया था, 20 रुपये में खाल बेचता है, लेकिन जो 4 लोग उठाए, ठीक है, वो भी पैसा लेते थे, आने जाने का किराया लगता था।
तो 10-15 रुपये छोड़ने के हालत में हम लोग नहीं थे, इसलिए मेरी माँ ने मुझे बुलावा भेजा। मैं स्कूल से आया, ठीक है। और लेखक का चाचा जो था वो बड़ा ही कामचोर था। वो गया, खाल उतारने लगा। फिर क्या, चक्कू इसको पकड़ा दिया बालक को। सोचिए, 9वीं 10वीं क्लास का पढ़ने वाले बालक को चक्कू पकड़ा दिया, कहा उतारो। लेखक को लगा कि वो जो है बोझ से गड़ा जा रहा है, उसका जो खून है सारा उसके शरीर में आ रहा है। किसी तरह से वो खाल उतारता है। फिर लेखक का चाचा जो है उसको ढोकर, मतलब उस खाल को माथा पर ढोकर ले जाता है बहुत देर तक आगे। फिर क्या होता है कि बस स्टैंड आ जाता है, और बस स्टैंड पे एन वक्त पे क्या लेखक का चाचा कहता है कि अब तुम ले जाओ, हमसे नहीं होगा। लेखक रोता है, मिन्नत करता है कि चाचा मेरे स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है, थोड़ा बस स्टैंड पार करा दो, ठीक है, नहीं तो मेरे स्कूल के मेरे सहपाठी देखेंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे। लेकिन लेखक का चाचा थका हुआ है, कामचोर भी है जैसा कि हम जान ही रहे हैं, ऊपर से दूसरे के काम के लिए आया हुआ था, तो नहीं मानता है। ये जो है बेचारा किसी तरह से माथे पर खाल को लाद के ले चलता है, बस स्टैंड से वो आगे पार करता है लेखक। और पूरे रास्ते यह विनती करता रहता है कि हे भगवान, कोई भी मेरा सहपाठी मुझे इस स्थिति में ना देख ले, वरना मैं क्या जवाब दूंगा। घर पर आता है, वो रोता है, आंसुओं से पूरा तर होता है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। उसकी माँ उसको देख करके रोने लगती है। छोटा सा बच्चा है भाई, एक तो खाल जानवर का निकालना, ऊपर से ढो के लाना, ऊपर से लेखक जो था कहीं ना कहीं पढ़ने में भी तेज़ था। देखिए अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बहुत बड़े लेखक हैं, ठीक है, बहुत बड़े लेखक हैं ये, तो इनमें प्रतिभा भी थी। तो इनको लगता था कि ये काम मेरे लायक है नहीं। जो भी हो, उस तरह से फिजिकली फिट भी नहीं थे। घर पे आते हैं, इनकी स्थिति खराब हो जाती है, माँ भी रोने लगती है। तब इनकी बड़ी भाभी बोलती है कि इनसे यह काम मत कराओ, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन आगे से यह काम इनसे मत करवाना। बड़ी भाभी का जो यह वाक्य है कहा हुआ, लेखक खुद बोल रहा है कि मेरे जीवन में एक प्रकाश पुंज की भांति आया, ठीक है, और इसने मेरे जीवन की दशा और दिशा को बदल दी। बड़ी भाभी ने जो यह कहा था कि इनसे यह काम न कराओ, हम भूखे रह लेंगे, ठीक है। तो और इसके बाद ही जो है ये आत्मकथा का तीसरा अंश भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसका सारांश देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जूठन आत्मकथा में हमने क्या देखा, लेखक परिचय देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, दलित आत्मकथाओं का इतिहास देखा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हमने इसका सारांश देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग एक एक करके इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। अगले वीडियो में इसलिए क्योंकि ऑलरेडी यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगला वीडियो क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसमें भी लगभग आधा घंटा लगेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।